हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास की हिस्ट्री SCERT बुक से देख रहे थे। इसका 5 चैप्टर तक कंप्लीट करवा दिया गया है। ये इसका छठा चैप्टर है, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। इसका भी पार्ट 1 अपलोड हो गया है, आप जाके देख लीजिए। आज हम लोग पार्ट 2 देख रहे हैं। इसमें हम लोगों को देखना था टेनेमेंट्स, काम चलाऊ और अक्सर बेहिसाब भीड़ वाले अपार्टमेंट मकान। ऐसे मकान बड़े शहरों में गरीब इलाकों में अधिक पाए जाते थे। तो टेनेमेंट्स किसको कहते थे? जहाँ पर कि काम चलाऊ मतलब किसी तरह रहने के लिए वहाँ पर अपार्टमेंट बनाया जाता था। और ऐसा मकान कहाँ पर मिलता था? बड़े शहर में, गरीब इलाकों में अधिक पाए जाते थे। बड़े शहर में जाने के बाद लोग बड़ा बड़ा अपार्टमेंट तो नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए वो गरीब अपार्टमेंट में, मतलब इस तरह के अपार्टमेंट में रहते थे, जिसे टेनेमेंट्स कहते थे। बहुत सारे शहरों में खैराती संस्थाओं और स्थानीय शासन की ओर से जाड़ों में रैन बसेरे और अजनबी घरों की व्यवस्था की जाती थी। गरीब व्यक्ति भोजन, गर्माहट और आसरा की आशा में इन स्थानों पर बड़ी संख्या में एकत्रित होते थे। तो क्या होता था? बहुत बड़े शहरों में खैराती संस्थाओं तथा स्थानीय शासन की ओर से जाड़े के टाइम में क्या होता था? रैन बसेरा और अजनबी घरों की व्यवस्था की जाती थी। इसमें गरीब लोग भोजन करते थे, गर्माहट के लिए, आसरा के लिए यहाँ पर रहने के लिए आते थे, बहुत बड़ी संख्या में। लंदन अगर एक और मनीषियों और धनी लोगों का शहर था, तो दूसरी ओर सत्य यह भी था कि ये अक्सर केवल कुछ व्यक्तियों को ही प्राप्त थे और सामाजिक और आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक वर्ग थे, जो पूर्ण रूपेण उन्मुक्त तथा संतुष्ट जीवन जी सकते थे। कहने का कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर अमीर लोग रहते थे, लेकिन कुछ ही लोग यहाँ पर अमीर थे, कुछ ही लोग ऐसे थे जो पूरी तरह एकदम स्वतंत्र रूप से, संतुष्ट तरीके से जीवन बिता सकते थे। जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जिन्हें विशेषाधिकार प्राप्त था, वो लोग रह सकते थे। चूँकि अधिकतर व्यक्ति जो शहरों में रहते थे बाध्यताओं में ही सीमित थे तथा उन्हें सापेक्षिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। यानी वहाँ पर बाकी जो लोग रहते थे वो बहुत गरीब लोग थे और वो बाध्यताओं में रहते थे। बहुत ज़्यादा उन लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, सही से उन लोगों को रहने खाने का ही नहीं मिलता था। अतः शहर का जीवन परस्पर विरोधी छवियों का अनुभव को जन्म दे रहा था। अगर एक ओर संपन्नता तो दूसरी ओर गरीबी एक तरफ बाह्य चमक देती थी, तो दूसरी ओर धूल और अंधकार एक ओर अवसर थे, तो दूसरी ओर निराशा थी। तो यानी कि वहाँ एकदम बिल्कुल विपरीत दिखाई देता था। जैसे गांव में होता था कि सब समान है, सब खेती कर रहे हैं, सबका समान जीवन चल रहा था, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता। शहरों में एक तरफ तो एकदम बहुत संपन्न लोग हैं, दूसरे तरफ एकदम बिल्कुल ही घर नहीं है, उनके पास कोई अवसर नहीं है, उनके पास एकदम अंधकार है, ऐसा निराशा है दूसरी तरफ। बिल्कुल इस तरह का जीवन जी रहे। जैसे जैसे लंदन विकसित हुआ, वैसे ही कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियों में भी वृद्धि हुई, जैसे जो अपराधों में वृद्धि हुई, जिससे सामाजिक नैतिक मूल्यों का पतन हुआ। डेविड थॉमस के अनुसार इस औद्योगिकरण का सबसे बड़ा प्रभाव सामाजिक नैतिक मूल्यों में बदलाव आया। तो जब इतनी गरीबी और इतना निराशा रहेगा जीवन में, तो लोग अपराध की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे, जो गरीब जनता है। तो डेविड थॉमस के अनुसार का कहना है कि औद्योगिकरण का सबसे बड़ा प्रभाव सामाजिक नैतिक मूल्यों में बदलाव आया। ठीक है, मतलब नैतिक मूल्य जो है वो खराब होते रहा औद्योगिकरण के कारण। 1870 ईस्वी के दशक में लंदन में कम से कम 20,000 अपराधी रहते थे। 1870 के दशक में लंदन में कितने अपराधी रहते थे? 20,000, लगभग 20,000 अपराधी रहते थे। हेनरी मेह्यू के अनुसार एक ऐसी सूची बनी जहां लोग अपराधों से ही अपनी आजीविका चलाते थे। मतलब ऐसे लोगों का वर्ग भी था जो अपराध से ही अपना, मतलब चोरी चपाड़ी करके, इस तरह का काम ही करके वो अपनी आजीविका चलाते थे।
इसके अलावा 1861 की जनगणना ने घरेलू नौकरों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने की जानकारी प्रदान की, जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक थी। यानी कि बहुत सारे लोग घरेलू नौकर थे, मतलब कि घर में काम करने वाली नौकरानी, इस तरह की महिलाएं उसमें ज़्यादातर थीं। पुरुष तो चलो अपराधी बन जाते थे, महिलाएं क्या करेंगी, तो वो नौकरी मतलब नौकर बन जाती थी। बाल मजदूर की संख्या में वृद्धि हुई, क्योंकि इतना खराब दयनीय स्थिति था कि लोग बच्चों को भी काम करने के लिए भेज रहे हैं, तो उसमें बाल मजदूरी में भी वृद्धि हुई। 1870 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून और 1902 में लागू किए गए फैक्ट्री कानून के बाद बच्चों को औद्योगिक कामों से बाहर रखने की व्यवस्था की गई। तो उसके बाद 1870 में क्या किया गया कि अनिवार्य शिक्षा कानून बनाया गया कि बच्चों को शिक्षा अनिवार्य रूप से देना ही है, क्योंकि सारे बच्चे जन्म लेंगे 6-7 साल के बाद वो कमाने चले जाएंगे, तो उनको शिक्षा तो मिल नहीं पाएगा। इसलिए 1870 में नियम बनाया गया कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून का नियम बनाया गया, और 1902 में लागू किए गए फैक्ट्री कानून, जिसमें बच्चों को औद्योगिक कामों से बाहर रखने की व्यवस्था की गई। शहरों में अगर एक ओर रोजगार था तो दूसरी ओर उसके सीमित रूप, जहां अल्प कुशल मजदूर को एक निर्धन वर्ग के रूप में उभरते हुए पाया गया, जो झोपड़पट्टियों में गुजारा कर रहे थे। तो शहर में एक तरफ तो था कि ठीक है, एक और रोज़गार था, तो दूसरी तरफ क्या है कि बहुत ही मतलब निर्धन वर्ग के, मतलब गरीब मजदूर हैं जो कि झोपड़पट्टी में गुजारा कर रहे हैं। शहर के गरीबों के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के उपाय किए जाने लगे। एक कमरे वाले मकान को जन स्वास्थ्य के लिए खतरा माना गया, चूँकि इनमें हवा निकासी का इंतज़ाम नहीं था। मतलब एक ही कमरे में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो वह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि एक ही कमरे में जब लोग रह रहे हैं तो वहाँ पर हवा का इंतज़ाम ठीक से नहीं हो पा रहा है। दूसरे, इनमें आग लगने का खतरा बना रहता था, और तीसरा, इनमें विशाल जनसमूह के कारण सामाजिक उथल पुथल की आकांक्षा बनी रहती थी। तो दूसरा, एक तो यहाँ था कि ठीक से हवा नहीं मिल पाता था, दूसरा क्या था कि इनमें आग लगने का खतरा था। जब आप बहुत भीड़ भाड़ वाले जगह पर रहेंगे, बहुत एक ही छोटे जगह पर बहुत सारे लोग रहेंगे, तो वहाँ पर आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। और तीसरा क्या था कि विशाल जनसमूह के कारण सामाजिक उथल पुथल की आकांक्षा। एक ही जगह पर अगर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो उसमें वहाँ पर उथल पुथल होने की संभावना है। वहाँ पर सब लोग इकट्ठा होकर, अगर बहुत सारे लोग असंतुष्ट हैं, तो वो एक तरह से भीड़ इकट्ठा करके और वो सामाजिक उथल पुथल करने की कोशिश कर सकते हैं। इन आकांक्षाओं को दूर करने के उद्देश्य से मजदूरों के लिए आवास की योजनाएं शुरू की गई। तो इस तरीके से यह सब सोच के, इस उद्देश्य से कि मजदूरों को थोड़ा सा सही आवाज़ देने के लिए योजनाएं शुरू की जा रही थी। लंदन का देखिए झोपड़पट्टी 1889 का है। 20वीं शताब्दी के मजदूरों में आवास एवं घनत्व की साफ सफाई की कमी। देखिए कितने छोटे छोटे जगह पे झोपड़पट्टी जैसे इलाके में रह रहे हैं। लंदन की भीड़ भरी बस्तियों को कम करने, खुले स्थानों को हरा भरा बनाने, आबादी कम करने और शहर को योजना अनुसार बनाने की कोशिश की गई। तो अब इसमें कोशिश किया जा रहा था कि लंदन का जो भीड़ भरी बस्तियां हैं उसको थोड़ा कम किया जाए, खुला स्थान, हरा भरा स्थान, आबादी कम करने का कोशिश किया जा रहा है। मतलब कि दूर दूर लोग रहे, शहर को एक योजनाबद्ध तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है। लंदन के इर्द गिर्द हरित पट्टी विकसित करके देहात और शहर की दूरी को कम करने के उपाय किए गए। इस अवधारणा को वास्तुकार और योजनाकार एडवर्ड एवेनेजर हावर्ड ने गार्डन सिटी, बगीचों का शहर का नाम दिया, जिसमें साझा बाग बगीचे लगाए गए, पर ऐसे मकान केवल खाते पीते कामगार ही खरीद सकते थे। मतलब अच्छा शहर और अच्छा घर तो बनाया गया जिसके चारों तरफ बगीचा हो, ये वो हो, बहुत सारा, लेकिन यह सभी के लिए उपलब्ध नहीं था। ये खाते पीते कामगार लोग ही खरीद सकते थे, मतलब अच्छे लोग ही खरीद सकते थे इसको। विश्व युद्धों के दौरान 1919 से 1939 तक मजदूर वर्ग के लिए आवास का इंतजाम करने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश राज्य ने लिया, और स्थानीय शासन के द्वारा 10 लाख मकान बनाए गए, जो छोटे परिवारों को ध्यान में रखकर निर्मित हुए। तो विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ, मजदूर वर्गों को आवास देने के लिए मतलब ब्रिटिश सरकार ने उत्तरदायित्व उठाया कि हम मतलब कि मजदूरों को अच्छा आवास देंगे।
10 लाख मकान बनाए गए, जो छोटे परिवार को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इस अवधि में शहर इतना फैल चुका था कि अब लोग पैदल अपने काम तक नहीं पहुंच सकते थे। अतः शहर के आसपास यानी उप शहरी बस्तियों के अस्तित्व में आने से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू की गई। तो अब क्या हुआ, इतने सारे लोग हो गए थे और इतना मतलब थोड़ा दूर दूर रहना पड़ रहा था। पहले तो मान लीजिए उद्योग जहाँ पर है उससे थोड़ी ही दूरी पे घर बना के लोग रह रहे हैं, लेकिन अब लोग इतना ज़्यादा हो गए कि उनको दूर दूर उद्योग से ज़्यादा दूर दूर एरिया में रहना पड़ रहा है। तो वहाँ से आना जाना करना, ये अब पैदल आना संभव नहीं था। तो उनके लिए अनिवार्य रूप से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था लागू की गई। देशिक जीवन क्षमता को आश्वस्त किया गया। देशिक जीवन क्षमता को आश्वस्त किया गया। संगठन एवं प्रबंधन द्वारा निवास तथा आवासीय पद्धति को विकसित किया गया। यातायात के साधन उपलब्ध कराए गए ताकि कर्मचारियों को बड़ी संख्या में कार्यस्थल पर पहुंचाया जा सके। तो इस तरह का यातायात सुविधा उपलब्ध कराया गया, दूर दूर से आने में लोगों को सुविधा हो। जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, जन सुरक्षा, पुलिस की आवश्यकता महसूस की गई। अब जहाँ पर इतना ज़्यादा लोग रहने लगे उनके लिए स्वास्थ्य सुविधा करना, सुरक्षा मुहैया कराना, पुलिस की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इस चित्र में न्यू आर्जविक एक बगीचा उप शहर, इसमें चारों तरफ से बंद हरे भरे स्थान के सहारे एक नए सामुदायिक जीवन विकसित हो रहा है, जिसे रेमंड अन्वित और वेरी पार्कर ने तैयार किया है। तो यह एक न्यू आर्जविक एक बगीचा उपशहर है। आप देख लीजिए, ये एक छोटा सा चित्र ध्यान से देखिए। इसमें चारों तरफ से बंद हरे भरे स्थान, इसमें चारों तरफ से भरे हरे भरे स्थान के सहारे एक नए सामुदायिक जीवन विकसित हो रहा है। मतलब कि एक घर बनाया गया है जिसके चारों तरफ थोड़ा हरा भरा बगीचा बनाने की कोशिश की गई है। तो यह चित्र में आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। परिवहन व्यवस्था आवासीय क्षेत्र के सापेक्ष औद्योगिक तथा वाणिज्यिक कार्यस्थलों से प्रभावित हुई, जिससे बृहद जन परिवहन प्रणाली का निर्माण हुआ। तो यह परिवहन व्यवस्था सीधे मतलब कार्यस्थल इतना दूर हो जाने के कारण ही यह प्रभाव में आया कि अब परिवहन की ज़रूरत है, व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था करने का ज़रूरत है। तो यह कार्यस्थल से दूरी के कारण हुआ था। परिवहन व्यवस्था का नगर में काम करने वालों की जीवन की गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव पड़ा। जन परिवहन के साधनों में परिवर्तन से सामाजिक परिवर्तन आया। शहरों में आवागमन की सुविधा बढ़ी। लंदन में भूमिगत रेलवे ने आवास की समस्या को भी हल किया, जिसके जरिए लोग भारी संख्या में शहर में विभिन्न छोर तक पहुंच सकते थे। अब परिवहन से क्या हुआ कि परिवहन से यह हुआ कि लोग भारी संख्या में इधर से उधर जा सकते थे। तो इससे आवास का समस्या दूर हुआ, क्योंकि आप आके काम कीजिए, उसके बाद जितना दूर में आपको जाके रहना है रह सकते हैं, क्योंकि अभी परिवहन है। मान लीजिए आप काम करने के लिए आते हैं और उसके बाद आधा घंटा लगता है आपको ट्रेन से कहीं जाने में, तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर परिवहन का कोई साधन नहीं हो तो लोग उसके आसपास ही रहना पसंद करेंगे, जिससे वहाँ पर भीड़ बढ़ता जाएगा। दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेल के पहले खंड का उद्घाटन 10 जनवरी 1863 ईस्वी को किया गया। तो कब किया गया? भूमिगत रेल का पहले खंड के उद्घाटन 10 जनवरी 1863 ईस्वी को किया गया। यह रेल लाइन लंदन की पेडिंगल और कैरिंगटन स्ट्रीट के बीच स्थित था। तो यह याद रखिएगा, पेडिंगल और कैरिंगटन स्ट्रीट के बीच स्थित था। पहले दिन ही यात्रियों की संख्या 10,000 तक थी। 1880 ईस्वी तक भूमिगत रेल नेटवर्क का विस्तार हो चुका था, जिसमें सालाना 4 करोड़ लोग यात्रा करते थे। मतलब कि शुरुआत तो हुआ 10 जनवरी 1863 में, लेकिन 1880 तक भूमिगत रेल का नेटवर्क बहुत ज़्यादा विस्तृत हो चुका था, जिसमें पूरे साल में 4 करोड़ लोग यात्रा करते थे।
चार्ल्स डिकेंस ने 1884 में लिखा कि भूमिगत रेल के कारण मकान गिराए गए, सड़कें बंद हुई, लंदन के गरीबों को बड़ी संख्या में उजाड़ा गया, पर इन अड़चनों के बावजूद भूमिगत रेलवे सफल हुई। तो जब भूमिगत रेलवे को बनाया जा रहा था तो इसमें बहुत सारा सड़क बंद हुआ, लंदन के गरीब लोगों की बड़ी संख्या में, मतलब कि वहाँ पर जो लोग घरों को गिराया गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें की गई, जिससे गरीब जनसंख्या को बहुत परेशानी भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी यह सफल रहा। 20वीं शताब्दी के आने तक न्यूयॉर्क, टोक्यो और शिकागो जैसे विशाल महानगर ने अपनी एक सुव्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था स्थापित की, जिसे लेकर उपनगरीय क्षेत्रों को जोड़ा जा सके। उसके बाद क्या हुआ, 20वीं शताब्दी आते आते तक न्यूयॉर्क, टोक्यो, शिकागो, इस तरह का जो बड़ा बड़ा शहर था, इसको विशाल महानगर को ने अपनी एक सुव्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था स्थापित की। मतलब इस न्यूयॉर्क, टोक्यो, शिकागो, इस तरह का जो शहर था, इस तरह के शहर ने एक बढ़िया सा मतलब कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था स्थापित की, जिससे कि नगर को उपनगर के साथ जोड़ा जा सके। ये सब बड़ा बड़ा नगर था, इसको छोटे छोटे नगरों के साथ जोड़ा जा सके। इस चित्र में श्वासरोधन गोल्डर्स ग्रीन स्टेशन के लिए लंदन अंडरग्राउंड का विज्ञापन सन 1900 के आसपास, विज्ञापन में लोगों को हरे भरे कम भीड़ वाले सुंदर उपशहरी इलाकों में बसने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो यह देख लीजिए, एक धुंधला सा फोटो है, ठीक है, प्रेरित किया जा रहा है। जिन परिवहन के साधनों में परिवर्तन से शहरों में सामाजिक परिवर्तन भी आए। समर्थ, कार्यकुशल तथा सुरक्षित जन परिवहन शहरी जीवन में भारी परिवर्तन लाया तथा शहरों की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित किया, जिससे सामाजिक व्यवस्था को भी नए आकार प्रदान किए गए। यानी कि सीधा बात यह इतना ही है कि यह जो परिवहन का साधन है, इससे सामाजिक परिवर्तन आया, सुरक्षा आया, मतलब सुरक्षित जन परिवहन से शहरी जीवन में भारी परिवर्तन आया। यह परिवर्तन को दिखाने की कोशिश कर रहा है। जाहिर सी बात है, परिवहन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है और इससे परिवर्तन आना ही था। चलिए तो आगे देखते हैं सामाजिक बदलाव और शहरी जीवन। शहरों का सामाजिक जीवन आधुनिकता के साथ अभिन्न रूप से जोड़ा जा सकता है। वास्तव में यह एक दूसरे की अंतर अभिव्यक्ति है। शहरों को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जा सकता है। इस पैराग्राफ में साफ साफ बस इतना बताया जा रहा है कि शहरीकरण और आधुनिकता दोनों साथ साथ चलती है। मतलब जो माना जाता है कि जो लोग शहर में जाके रह रहे हैं वो आधुनिक लोग हैं, माना क्या जाता है ऐसा है भी, तो दोनों को एक साथ जोड़ के देखा जाता है। सघन जनसंख्या के ये स्थल जहाँ कुछ मनुष्यों के लिए अवसर प्रदान करता है, वहीं यथार्थ में यह अवसर केवल कुछ व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है। यथार्थ में यह अवसर केवल कुछ व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि यह जो सघन जनसंख्या है, इस स्थल में कुछ मनुष्यों मतलब होता है कुछ बुद्धिमान लोग, कुछ पंडित, इस तरह के मतलब बड़े वर्ग के लोग जो थोड़ा कुशल हैं, उन लोगों के लिए अवसर तो प्रदान करता है, लेकिन साथ के साथ कुछ ही व्यक्तियों को यह अवसर प्रदान होता है, सबके लिए यह नहीं है। परंतु इन बाध्यताओं के बावजूद शहर समूह पहचान के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं, जो कई कारणों जैसे प्रजाति, धर्म, निर्जातीय, जाति, प्रदेश तथा समूह शहरी जीवन का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं। अब इतनी सारी बाध्यताओं के बावजूद भी कि यहाँ पर कुछ लोगों को अवसर मिल रहा है, कुछ लोगों को तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो इस तरह का परेशानी के बावजूद भी समूह पहचान का सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे समूह मिलके, बहुत सारे जाति, धर्म, प्रदेश के लोग, अलग अलग लोग सब एक जगह पर दिख जाते हैं कि शहरी जीवन में आपको दिखेगा कि सब लोग एक साथ हैं।
तो इस तरह से समूह पहचान के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं। वास्तव में कम स्थान में अत्यधिक लोगों का जमाव पहचान को और तीव्र करता है तथा उसमें एक ओर सह अस्तित्व की भावना उत्पन्न करता है तो दूसरी ओर प्रतिरोध का भाव। अब देखिए, एक जगह में एक ढेर सारे लोग जब जमा होते हैं तो उससे पहचान को तीव्रता मिलती है, यानी कि कौन किस जाति धर्म से है, इस चीज़ को तो पहचान को तीव्रता मिलती ही है। साथ में सब लोग एक साथ रहते भी हैं, सह अस्तित्व की भावना उत्पन्न होती है। साथ के साथ उसमें प्रतिरोध का भी भाव होता है कि वह अलग है, वह हमसे अलग है, वह इस तरह का भी भावना उत्पन्न होता है। अगर एक ओर सह अस्तित्व की भावना है तो दूसरी ओर पृथक्करण की प्रक्रिया के फलस्वरूप मिश्रित प्रतिवेशी एकल समुदाय बदलने के उपाय में बदले गए। इस प्रकार मोहल्ले घेटो कहलाए। तो घेटो क्या होता है कि ऐसे इसमें दिया हुआ भी है, देख लेते हैं इस तरह। सामान्यतः यह शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता है। आज के संदर्भ में यह विशिष्ट धर्म, निर्जाति, जाति या समान पहचान वाले लोगों का साथ रहने को इंगित करता है। मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पर कि एक तरह के लोग, एक धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, उनको घेटो कहते हैं। घेरोकरण की प्रक्रिया में मिश्रित विशेषताओं वाले पड़ोस के स्थान पर एक समुदाय पड़ोस में बदलाव का होना सामुदायिक दंगों के लिए विशिष्ट देशिक रूप देता है। मतलब कि एक जगह पर घेटो उस चीज़ को कहते हैं कि जहाँ पर एक तरह के लोग, सबसे पहले तो यह शब्द जो है मध्य यूरोपीय शहरों में यहूदी बस्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहूदी लोग जो होते थे वह सब एक जगह पर, एक ही धर्म जाति के लोग एक जगह पर रहते थे। तो इस यहाँ लास्ट लाइन में यह बताया जा रहा है कि सामुदायिक दंगों को यह विशिष्ट देशिक रूप देता है। यानी कि इससे क्या होगा कि सामुदायिक दंगा को भी यह मतलब कि सामुदायिक दंगा को भी भड़काया जा सकता है, क्योंकि एक टाइप के लोग एक ही जगह पर रह रहे हैं। शहरों में नए सामाजिक समूह बने, सभी वर्ग के लोग बड़े शहरों की ओर आने लगे। शहरी सभ्यता ने पुरुषों के साथ महिलाओं में भी व्यक्तिवाद की भावना को उत्पन्न किया एवं परिवार की उपादेयता और स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें एक महत्वपूर्ण शब्द दिया गया है, व्यक्तिवाद क्या है। तो व्यक्तिवाद जो यहाँ बॉक्स में समझाया भी गया था, हम लोग देख लेते हैं। व्यक्तिवाद वह सिद्धांत जिससे समुदाय की नहीं बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार को स्वीकार किया जाता है। मतलब व्यक्तिवाद में क्या है कि एक पूरे समुदाय की बात नहीं करेंगे, हम लोग एक एक व्यक्ति के स्वतंत्रता और अधिकार की बात करेंगे। तो इसमें क्या लिखा है कि सभी वर्ग के लोग बड़े शहरों की ओर बढ़ने लगे। शहरी सभ्यता ने पुरुषों के साथ महिलाओं में भी व्यक्तिवाद की भावना उत्पन्न किया एवं परिवार की उपादेयता और स्वरूप को पूरी तरह बदल दी। यानी कि पुरुषों में ही नहीं बल्कि महिलाओं में भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अधिकार के बारे में महिलाएं भी सोचने लगी। जहां पारिवारिक संबंध अब तक बहुत मजबूत थे, वहीं ये बंधन ढीले पड़ने लगे। जब हर कोई अपने बारे में सोचने लगेगा तो कहीं ना कहीं परिवार की जो मजबूती है वो कमज़ोर पड़ने लगेगी। एक और उनके अधिकारों के लिए आंदोलन चलाए गए। महिलाओं के मताधिकार आंदोलन या विवाहित महिलाओं के लिए संपत्ति में अधिकार आदि आंदोलन के माध्यम से लगभग महिलाएं 1870 ईस्वी के बाद राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले पाई। तो इस तरह का अधिकार, महिलाओं के अधिकार के बारे में बात होने लगा कि महिलाओं को मताधिकार देना चाहिए, विवाहित महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देना चाहिए। तो इस तरीके से महिलाओं में व्यक्तिवाद, यानी कि अब परिवार की मजबूती के बारे में बात नहीं हो रहा है, अब महिलाओं के बारे में एक पर्सन के बारे में उसकी स्वतंत्रता, उसके क्या अधिकार है, उसके बारे में बात होने लगा। समाज में महिलाओं की स्थिति में भी परिवर्तन आया। उनके वैचारिक उद्भव को सांस्कृतिक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। आधुनिक काल में महिलाओं ने समानता के लिए संघर्ष किया और समाज को कई रूपों में परिवर्तित करने में सहायता दी। तो अब आधुनिक जीवन में क्या हुआ, महिलाओं ने समानता के लिए कि हमको भी पुरुषों के समान समानता चाहिए और समाज को कई रूपों में परिवर्तित करने में सहायता दी। ऐतिहासिक परिस्थितियां महिलाओं के संघर्ष के लिए कहीं सहायक सिद्ध हुई तो कहीं बाधक।
अब जो भी परिस्थिति उस समय थी वह कभी कभी महिलाओं के लिए थोड़ा परेशानी भरा रहता था। महिलाएं जो संघर्ष कर रही थी उसके लिए जो परिस्थिति थी वह कभी कभी बाधक और कभी कभी सहायक सिद्ध हुई। उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय पाश्चात्य देशों में महिलाओं ने कारखानों में काम करना प्रारंभ किया। तो विश्व युद्ध के समय क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, कि महिलाएं भी कारखानों में काम करना प्रारंभ की। पहले जहां पुरुष काम करते थे केवल, वहां अब महिलाओं ने भी काम करना प्रारंभ किया, क्योंकि जितने भी पुरुष थे वह तो बॉर्डर पे थे, लड़ाई कर रहे थे, वो मतलब कि वह तो विश्व युद्ध में लगे हुए थे। तो अब घर का खर्चा कौन चलाएगा? घर का खर्चा चलाने के लिए महिलाएं कारखानों में काम करना शुरू की। एक दूसरे प्रकार का उदाहरण जहां महिलाएं अपनी अस्मिता में परिवर्तन लाने में सफल हुई, वहीं वह क्षेत्र था उपभोक्ता विज्ञापन। अधिकतर शहरी समाज में महिलाएं घरेलू उपयोग के वस्तुओं का निर्णय लेती है, अतः विज्ञापनों ने उपभोक्ता के रूप में महिलाओं की सोच के प्रति संवेदनशील बनाया। तो विज्ञापन में इस तरीके से दिखाया जाना कि महिलाएं जो है घर के उपयोगी चीज़ जो है उस पर महिलाएं निर्णय ले रही हैं, इस तरह से विज्ञापनों में दिखाकर महिलाओं के सोच को संवेदनशील बनाया, महिलाओं की सोच बदलने की कोशिश करी। शहरों की बढ़ती आबादी के साथ 19वीं शताब्दी में अधिकतर आंदोलन जैसे सॉरी इसको अगर हम गलत प्रोनाउंस कर रहे होंगे, चार्टर्डिंग, सभी यह एक आंदोलन है। अधिकतर आंदोलन जैसे कि चार्टर्डिंग सभी वयस्क पुरुषों के लिए चलाया गया आंदोलन, 10 घंटे का आंदोलन, कारखानों में काम के घंटे निश्चित करने के लिए चलाया गया आंदोलन। तो इस तरह का आंदोलन चलाया जा रहा था कि कारखानों में बहुत देर तक काम करवाया जाता था, 14 घंटे 18 घंटे कितना भी देर काम करवा दिया जा रहा था। इसलिए 10 घंटे का आंदोलन, यानी काम के घंटे निश्चित करो। में पुरुषों में बड़ी संख्या में एकजुट और व्यवसायी वर्ग नगरों के उद्भव का एक प्रमुख कारण व्यावसायिक पूंजीवाद के उदय के साथ संभव हुआ। तो पुरुषों में जो एकजुटता का भाव आया वह कहीं ना कहीं इस तरीके से जो पूंजीवाद का जैसे जैसे विकास हुआ, उदय हो रहा था, उसी तरह पुरुषों में एकजुटता का भाव उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन सभी के साथ शोषण हो रहा था। तो सब लोग एकजुट हुए पूंजीवाद के खिलाफ। व्यापक स्तर पर व्यवसाय, बड़े पैमाने पर उत्पादन, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, शहरी अर्थव्यवस्था जिसमें काम के बदले वेतन, मजदूरी का नगद भुगतान, एक गतिशील एवं प्रायोगिक अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र उद्यम, मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति, मुद्रा बैंकिंग, साख बिल का विनिमय, बीमा, अनुबंध कंपनी साझेदारी, ज्वाइंट स्टॉक, एकाधिकार आदि इस पूंजीवाद व्यवस्था की विशेषता रही। मतलब पूंजीवादी व्यवस्था में ये सारी चीज़ें आगे बढ़ रही थी। कौन कौन सी चीज़ें आप देखिए, व्यापक स्तर पर व्यवसाय हुआ, बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था बना, मतलब कि वहाँ पर मुद्रा को ज़्यादा महत्व दिया गया, शहरी अर्थव्यवस्था जिसमें काम के बदले वेतन, मजदूरी का नगद भुगतान, मतलब मजदूरी करो और एकदम नगद भुगतान मिलेगा, एक गतिशील एवं प्रतियोगी अर्थव्यवस्था, मतलब कि कंपटीशन चलता रहता था कि कौन, मतलब कि एक तरह से बहुत सारे मिल हैं, बहुत सारे कारखाने हैं, तो सब में कंपटीशन चलता रहता था। स्वतंत्र उद्यम, मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति, मतलब लाभ कमाने का जो रहता था, होड़ रहता था लाभ कमाने की। मुद्रा बैंकिंग, साख बिल का विनिमय, बीमा, अनुबंध कंपनी साझेदारी, जॉइंट स्टॉक, एकाधिकार, मतलब किसी भी चीज़ में एकाधिकार करने की कोशिश करना कि उस पर्टिकुलर उत्पाद को लेकर उस पर मेरा एकाधिकार रहे। इस तरह की पूंजीवादी व्यवस्था के साथ ही पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषता रही। तो पूंजीवादी व्यवस्था में ये सारी विशेषताएं थी। यह एक नए सामाजिक शक्ति के रूप में उभर कर आया। अब हम देखते हैं लेसेज फेयर। या लेसेज फेयर क्या है? आर्थिक उन्मुक्तवाद था जिसमें सरकार का किसी रूप में हस्तक्षेप नहीं था एवं पूंजीपतियों को पूरी स्वतंत्रता थी। तो लेसेज फेयर किसको कहते हैं? जिसमें सरकार बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करती है, पूंजीपति जो चाहे, कोई नियम कानून उन पे नहीं रहेगा, पूंजीपति जो चाहे अपनी तरीके से स्वतंत्र तरीके से व्यापार कर सकता है, इसको कहते हैं लेसेज फेयर। नए मील मालिक वास्तव में पहले आधुनिक पूंजीपति थे। अब जो नए मील मालिक बने थे वह पहले बहुत ही औद्योगिक पूंजीपति थे।
उन्होंने संपदा, प्रतिष्ठा, प्रभाव, स्वयं अपनी सूझबूझ, दूरदर्शिता एवं अध्यवसाय से अर्जित की थी। मतलब उन्होंने वह वैसे मिल मालिक, सिंपल समझ लीजिए कि मिल मालिक जो भी थे वह बड़े बड़े पहले ही उद्योगपति थे। ऐसा नहीं था कि कोई गरीब आदमी मिल मालिक बन गया था, बड़ा उद्योगपति था वही बाद में मिल मालिक बन गया। इस वर्ग का प्रभाव विशेषकर इंग्लैंड की राजनीति पर पड़ा। अब जाहिर सी बात है कि वह मिल मालिक पहले ही बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, तो उनका इंग्लैंड की राजनीति पर प्रभाव तो रहेगा ही। जो भी बड़ा लोग होता है उसका राजनीति पर प्रभाव रहता ही है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा है। सरकार उनके हिसाब से कोई भी नियम कानून देखकर उनको बनाती है। मध्यम वर्ग, शहर के उद्भव में मध्यम वर्ग को भी शक्तिशाली बनाया। एक नए शिक्षित वर्ग का अभ्युदय जहां विभिन्न पेशों में रहकर औसतन एक समान आय प्राप्त करने वाले वर्ग के रूप में उभर कर आया एवं बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में स्वीकार किए गए। तो मध्यम वर्ग कौन था? शहरों के उद्भव ने मध्यम वर्ग को भी शक्तिशाली बनाया। एक नए शिक्षित वर्ग का अभ्युदय हुआ जहां विभिन्न पेशों में रहकर औसतन एक समान आय प्राप्त करने वाले वर्ग के रूप में उभर कर आया एवं बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया। ये मध्यम वर्ग कौन होते थे? आजकल के जैसे आप देख लीजिए, टीचर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, इस तरह के लोग जो हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है देखिए, यह विभिन्न रूपों में कार्यरत रहे, जैसे शिक्षक, वकील, चिकित्सक, इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंटेंट, परंतु इनके जीवन मूल्य के आदर्श समान रहे और इनकी आर्थिक स्थिति भी एक वेतनभोगी के रूप में उभर कर आई। तो यह मध्यम वर्ग के लोग थे। ऐसा नहीं था कि इन सब में से किसी का बहुत ज़्यादा वेतन है, किसी का बहुत कम वेतन है, ऐसा नहीं था। सब लगभग समान वेतन कमा रहे थे, भले ही लोगों का जो प्रोफेशन हुआ अलग अलग हो सकता है। श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग देख लिया, हम लोग श्रमिक वर्ग देखते हैं। आधुनिक शहरों में जहां एक ओर पूंजीपति वर्ग का अभ्युदय हुआ तो दूसरी ओर श्रमिक वर्ग, सामंती व्यवस्था के अनुरूप विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के द्वारा सर्वहारा वर्ग का शोषण प्रारंभ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप शहरों में दो परस्पर विरोधी वर्ग उभर कर आए। तो अब जहाँ पर पहले क्या होता था, एक सामंती वर्ग होता था, दूसरा होता था सर्वहारा वर्ग। ठीक है, सामंती वर्ग क्या करता था? शोषण करता था सर्वहारा वर्ग का। सर्वहारा वर्ग मतलब गरीब लोग, इतना बस समझ लीजिए। सामंती मतलब जिसके पास बहुत ज़मीन है, बहुत जायदाद है, वह सामंती वर्ग के लोग भी। तो सामंती व्यवस्था के अनुरूप ही विशेषाधिकार उन लोगों को विशेषाधिकार भी प्राप्त होता था। जो लोग अमीर रहेगा उनको विशेषाधिकार मिलेगा ही, और उनको सब कुछ बढ़िया मिलेगा, और वो जो कमज़ोर लोग हैं उनका शोषण करेंगे। तो सर्वहारा वर्ग का शोषण प्रारंभ हुआ। परिणाम स्वरूप जो शहर भी था, मतलब शहर में भी अब क्या है, एक पूंजीपति वर्ग है, एक मजदूर वर्ग है, तो दो वर्ग परस्पर उभर कर आए। शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना के कारण कृषक वर्ग, जो लगभग भूमि विहीन कृषि वर्ग के रूप में आते थे, शहरों की ओर बेहतर रोजगार के अवसर देखते हुए भारी संख्या में शहरों की ओर इनका पलायन हुआ। तो जो भी जब मील बनना, मतलब मील कारखाना ये सब लगना शुरू हुआ, तो जो छोटे छोटे कृषक थे, पहले तो वह कुटीर उद्योग चलाते थे। हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं कि पिछले चैप्टर में कि वो लोग कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के थ्रू भी काम करते थे। मतलब उनके पास कृषि भी था और इससे भी दोनों मिला जुला के काम चल जाता था उनका। लेकिन अब तो जब बड़ा बड़ा कारखाना खुलने लगा तो इनका कुटीर उद्योग, लघु उद्योग ख़त्म हो गया। अब वो सब या तो कृषि करे, या तो कृषि में उतना उनको बेहतर पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो वो शहर की ओर जा रहे हैं, शहर की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि उनको बेहतर रोजगार मिलेगा। रोजगार के अवसर को देखते हुए भारी संख्या में लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इसी क्रम में नए औद्योगिक नगर जैसे मैनचेस्टर, लंकाशायर, शेकिंड आदि अस्तित्व में आए। तो इस तरह का जो नया नया शहर है, मैनचेस्टर, लंकाशायर, शेकिंड, इस तरह के शहर अस्तित्व में आए। क्योंकि इन सब शहर में क्या था, कपड़ा मिल ये सब लग रहा था। जैसे मैनचेस्टर के बारे में हम लोग, मैनचेस्टर, लंकाशायर, इन सब के बारे में पिछले चैप्टर में देखें कि यहाँ पर कपड़ा मिल लग रहा था। तो यहाँ पर जहाँ पर मिल मतलब कि कारखाना लगेगा वहीं पर सब लोग पहुँचेंगे। इन शहरों में श्रमिकों की संख्या अधिक थी। चूँकि लोक कल्याण की भावना की कमी थी, अतः इन शहरों में नई समस्याओं को जन्म दिया, जैसे बेरोजगारी में वृद्धि, स्वास्थ्य संबंधी विषयों के प्रति उदासीनता। अतः श्रमिक वर्ग ने अपने हितों की सुरक्षा के लिए श्रमिक संघ कायम किया।
अब वहाँ पर लोग, इस तरह के शहर जो थे मैनचेस्टर जैसे शहर में, वहाँ पर सभी श्रमिक लोग पहुँचे, लेकिन वहाँ पर इतना ज़्यादा लोग पहुँचने के कारण बेरोजगारी में वृद्धि हुआ। स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर उदासीनता, यानी स्वास्थ्य समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान न देना। इतने सारे लोग हैं, ध्यान भी दें तो किस पे दें। श्रमिक वर्ग के हितों, मतलब कि उनका कोई सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उन लोगों ने शुरू किया, श्रमिक वर्ग ने अपने हितों की सुरक्षा के लिए श्रमिक संघ कायम किया। बाद में संसद के द्वारा कुछ फैक्ट्री नियम बनाए गए। अब जब संघ बन गया, कोई मतलब यूनाइट हो जाता है, और यूनाइट होकर जब अपनी आवाज़, अपनी स्वतंत्रता या अपनी सुरक्षा के बारे में बात करता है, तो फिर उसकी बात सुनी जाती है। बाद में संसद द्वारा फैक्ट्री नियम बनाया गया। उसके बाद में फैक्ट्री नियम बनाया गया। इंग्लैंड में 1825 में सरकार को मजदूरों के वेतन बढ़ाने तथा काम के घंटे कम करवाने के लिए तथा संगठित ढंग से काम करने का अधिकार स्वीकार करना पड़ा। तो 1825 में सरकार ने मजदूरों के लिए वेतन बढ़ाने का काम के घंटे निश्चित करना, क्योंकि पहले अनिश्चित, जितना मन करता था मिल मालिक का उतना देर काम करवाता था, तो उसके लिए नियम बनाना, संगठित ढंग से काम करवाना, यह सब स्वीकार किया गया। चूँकि इन नियमों का पालन नहीं हुआ, अतः श्रमिकों की दशा में सुधार नहीं लाया जा सका, जिसे लेकर मजदूर आंदोलन तीव्र हुआ और ट्रेड यूनियन बनाकर अपने को संगठित करने लगे। अब इस तरह का नियम कानून तो देखिए बहुत बनता है, लेकिन सब पालन नहीं होता है, और यहाँ पर भी पालन ठीक से नहीं हुआ, जिसके कारण श्रमिकों की दशा में कोई खास सुधार नहीं हुआ, जिसके कारण आंदोलन और तीव्र होता गया, ट्रेड यूनियन बने और सब संगठित होने लगे। अब देखते हैं औपनिवेशिक भारतीय शहर बम्बई। हम लोग अपने बम्बई के बारे में देखते हैं। अभी तक तो हम लोग इंग्लैंड के बारे में इधर देख रहे थे। पश्चिमी यूरोपीय शहरों के विपरीत भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया धीमी रही। क्योंकि यहाँ पर उद्योग ही नहीं खुल रहा था। उद्योग खुलेगा तब तो कोई शहर की तरफ जाएगा। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में केवल 11% लोग शहरों में रहते थे। 20वीं शताब्दी का बात है, यानी कि 1900 को पूरा ले लीजिए। तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मतलब कि 1900 से 1920 आसपास तक ले लीजिए, 11% लोग शहरों में रहते थे, जिनमें एक बड़ी संख्या विशाल प्रेसिडेंसी शहर में रहती थी, जो विशाल एवं बहुउपयोगी थे। अब वो जो ब्रिटिशर्स का जो प्रेसिडेंसी इलाका था, यानी कि बम्बई, बंगाल या कोलकाता और मद्रास, ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर में रहते थे, जो विशाल और बहुउपयोगी थे। मतलब वो बड़े बड़े शहर थे, वहाँ पर लोग रहते थे। इन शहरों में बड़े बंदरगाह, वेयर हाउस, सेना की छावनियाँ, शैक्षणिक संस्थान, संग्रहालय व पुस्तक थे। तो ये सब कुछ वहाँ पर रहेगा, क्योंकि बड़े शहर हैं। बम्बई भारत का एक प्रमुख शहर था। 19वीं शताब्दी के अंत तक बम्बई का विस्तार तीव्रता से हुआ। शुरुआत में बम्बई 7 टापुओं का इलाका था। याद रखिएगा ये बात, शुरुआत में बम्बई जो था वह 7 टापुओं का इलाका था। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, इन टापुओं को एक दूसरे से जोड़ दिया गया ताकि ज़्यादा जगह पैदा की जा सके। शुरू में यह क्या था, 7 टापुओं का इलाका था। बाद में इसको जैसे जैसे आबादी बढ़ने लगा, तो एक टापू को दूसरे टापू से जोड़ा जाने लगा, ताकि ज़्यादा जगह पैदा किया जा सके, और इस तरह एक विशाल शहर अस्तित्व में आया। बम्बई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी है। तो यह क्या है, औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी है। याद रखिएगा, बम्बई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी है। एक प्रमुख बंदरगाह होने के नाते यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था, जहां से कपास और अफीम जैसे कच्चे माल बड़ी तादाद में रवाना किए जाते थे। यानी यहाँ से क्या होता था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किए जाते थे। किन किन चीज़ों का, कपास और अफीम जैसे कच्चे माल को बड़ी तादाद में बाहर भेजा जाता था। इस व्यापार के कारण न सिर्फ व्यापारी और महाजन, बल्कि कारीगर एवं दुकानदार भी बम्बई में बसे। तो जहाँ पर से बहुत ज़्यादा व्यापार होगा, वहाँ पर तो सब लोग आके बसेंगे। तो कारीगर, व्यापारी, दुकानदार, सब तरह के लोग, मतलब व्यापारी, महाजन, कारीगर, दुकानदार, सब लोग वहीं जाके बसना शुरू कर दिए। कपड़ा मिल खुलने पर और अधिक संख्या में लोग इस शहर की ओर उन्मुख हुए। तो हर जगह पर वही हो रहा था। मैनचेस्टर, लंकाशायर में भी वही चीज़ हो रहा था। कपड़ा मिल वहाँ पर खुलने के कारण सब लोग वहाँ पहुँच गए। उसी तरह बम्बई में भी पिछले क्लास में हम लोग देखे हैं कि 1854 में कपड़ा मिल स्थापना हुआ था। कावस जी डावर ऐसा करके कुछ नाम था, तो लंबा सा नाम था उनका। उन्होंने कपड़ा मिल खोला था सबसे पहले।
तो उनके कपड़ा मिल खोलने के कारण वहाँ पर अधिक संख्या में लोग शहर की ओर जाना शुरू हुए। 1854 में पहला कपड़ा मिल स्थापित हुआ और 1921 तक वहाँ 85 कपड़ा मिलें खुल चुकी थी, जिसमें लगभग 1,46,000 मजदूर काम कर रहे थे। तो इतने लोग वहाँ पर थे, इतने लोग के परिवार भी होंगे। 1931 तक लगभग 1/4 ही बम्बई के निवासी थे, बाकी निवासी बाहर से आकर बसे थे। यानी कि आप समझ लीजिए कि 4 में से 3 लोग बाहर से ही आके बसे थे 1931 तक, और एक आदमी वहाँ बम्बई का था। मतलब 4 में से 3 आदमी बाहर से, एक आदमी बम्बई का। लंदन की तरह बम्बई भी घनी आबादी वाला शहर था। 1840 में लंदन का क्षेत्रफल प्रति व्यक्ति 155 वर्ग गज था, जबकि बम्बई का प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल केवल 9.5 वर्ग गज था। अब देखिए कि कितना डिफरेंस है कि 1840 में लंदन का जो क्षेत्रफल था, यानी कि प्रति व्यक्ति को कितना ज़मीन दिया जा सकता है, मतलब हर एक व्यक्ति के लिए कितना ज़मीन है, तो 155 वर्ग गज था लंदन में 1840 में, जबकि बम्बई का प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल केवल 9.5 वर्ग गज था। मतलब 9.5 वर्ग गज हर एक व्यक्ति को मिल सकता है। 1872 में लंदन में प्रति मकान में औसत 8 व्यक्ति रहते थे, जबकि बम्बई में प्रति मकान में 20 व्यक्ति रहते थे। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। मतलब यहाँ और भी ज़्यादा कष्ट है, जितना हम लोग कष्ट पढ़ के आए हैं उससे भी ज़्यादा कष्ट है। बम्बई का विकास सुनियोजित रूप से नहीं हो सका, बल्कि 1800 के आसपास बम्बई फोर्ट एरिया शहर का केंद्र था और 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्से में नेटिव रहते थे और दूसरे हिस्से में यूरोपीय या गोरे रहते थे। तो 1800 के आसपास बम्बई में फोर्ट एरिया शहर जो फोर्ट बनाया गया था वह उसका एरिया का वही केंद्र था। मतलब शहर का केंद्र क्या था, फोर्ट वाला जो एरिया था उसको केंद्र बनाया गया, और शहर जो था वह 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा नेटिव लोगों के लिए था, यानी कि वहाँ के जो निवासी हैं उन लोगों के लिए था, और दूसरा हिस्सा यूरोपीय लोगों के लिए जो बाहर से आए हुए लोग हैं। कोट आबादी के उत्तर में एक यूरोपीय उपनगर और औद्योगिक पट्टी भी विकसित होने लगी। दक्षिण में इसी तरह की उपनगरीय आबादी और एक छावनी थी। एक नस्ली विभाजन अन्य प्रेसिडेंसी शहर में भी रही। तो वहाँ पर भी क्या हुआ, प्रेसिडेंसी शहरों में भी नस्ली विभाजन रहा कि वहाँ पर गोरे लोग रह रहे हैं, वहाँ नेटिव लोग रह रहे हैं, मतलब वहाँ के निवासी जो हैं, तो दोनों में एक नस्ली विभाजन तो रहेगा ही। शहर के अनियोजित विस्तार के कारण 1850 तक शहर में आवास और जलापूर्ति की समस्या बढ़ चुकी थी। अब अगर किसी भी चीज़ को नियोजित या योजनाबद्ध तरीके से ना किया जाए तो वहाँ पर परेशानी आएगा ही। आवास का, जल का, इन सब चीज़ों का समस्या बढ़ने लगा था। कपड़ा मिलों के चलाने से अधिक लोग बम्बई आकर बसने लगे, जिससे बम्बई के आवासीय इलाकों पर दबाव बढ़ गया, जिससे बम्बई की 70% लोग घनी आबादी वाले चौल में रहते थे। अब 1854 में हम लोग देखे थे कि कपड़ा मिल खुल गया था, पहला कपड़ा मिल, और इस तरीके से धीरे धीरे कपड़ा मिल खुल ही रहा था। इससे धीरे धीरे लोग गांव से शहर में आने लगे और 70% लोग घनी आबादी वाले चौल में रहते थे। बम्बई की चौल बहुमंजिला इमारतें होती थी। लंदन कैंटनमेंट्स की तरह ये मकान भी मोटे तौर पर व्यापारी और महाजन की निजी संपत्ति होती थी। यानी कि लंदन में जिस तरह से कैंटनमेंट्स में होता था, उसी तरह यहाँ पर चौल होता है। चौल में भी उसी तरह एक बहुत मंजिल वाला एक इमारत होता है, जिसपे छोटे छोटे जगह पे छोटे छोटे एक एक रूम ले लेके सब लोग रहते हैं। और यह किसका होता था? यह बड़े व्यापारी और महाजन का निजी संपत्ति होता था। बाहर से आने वाले लोगों की आवासीय ज़रूरतों को पूरा करते थे, परंतु ये मात्र कमरों की कतारें होती थी, जिनमें अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। बस यह मतलब लगातार कमरे बना दिए गए हैं, ना शौचालय की व्यवस्था है ना कुछ और, बस रूम है बस।
लंदन में नगर नियोजन का काम सामाजिक क्रांति के भय से शुरू किया, तो बम्बई में यह काम प्लेग की महामारी के डर से शुरू हुआ। तो लंदन में जो नगर नियोजन हो रहा था वह सामाजिक क्रांति के कारण के भय से, कि अगर एक साथ इतने सारे लोग रहेंगे तो और इतना समस्या रहेगा तो लोग क्रांति करेंगे या विद्रोह करेंगे। इस भय से लंदन को मतलब नगर नियोजन करना शुरू किया उसमें। लेकिन यहाँ पर बम्बई में इस क्रांति के डर से नहीं बल्कि प्लेग की महामारी के डर से शुरू किया गया कि ठीक से नियोजित करके शहर बनाते। 1898 में सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई। 1898 में क्या हुआ, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई। 1918 में बम्बई के मकानों के महंगे किराए को सीमित करने के लिए किराया कानून पारित किया गया, परंतु इससे आवासीय समस्या समाप्त नहीं हुई। तो इसमें क्या हुआ, किराया को थोड़ा सा सीमित किया गया कि मनचाहा किराया नहीं ले सकते हैं, सीमित किया गया इसको, लेकिन इससे कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ, आवासीय समस्या समाप्त नहीं हुई। जमीन की कमी के कारण शहर के विस्तार से बम्बई में समस्या बढ़ी, जिसे दूर करने के लिए भूमि विकास परियोजना लागू की गई। तो ज़मीन ही कम है, तो अगर ज़मीन कम है तो उसको किसी तरह योजनाबद्ध तरीके से उसका विकास करने का परियोजना लागू किया गया। इस दिशा में सबसे पहली परियोजना 1784 में शुरू की गई। बम्बई में गवर्नर विलियम हॉर्नवी ने उस समय विशाल तटीय दीवार बनाने का प्रस्ताव पर मंजूरी दी ताकि शहर के निचले इलाके समुद्र के पानी के चपेट में आने से बच जाए। अब होता क्या था कि वह समुद्री इलाका है तो बहुत सारा ज़मीन जो होता था कि वह ज़मीन पे पानी आ जाता था, ठीक है। अब पानी आ गया तो वहाँ पर लोग रह नहीं सकेंगे, इसलिए एक बड़ा सा दीवार खड़ा करने का, मतलब तटीय इलाके में एक बड़ा दीवार खड़ा करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। यह किसने किया था, बम्बई के गवर्नर विलियम हॉर्नवी ने यह प्रस्ताव पारित किया था कि विशाल एक तटीय दीवार है, बहुत बड़ा दीवार बनाया जाए ताकि समुद्र का पानी जो है इस क्षेत्र में ना आ सके और लोग वहाँ पर भी रह सके। 19वीं शताब्दी के मध्य तक व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए और अधिक ज़मीन की ज़रूरत महसूस हुई। 19वीं शताब्दी तक आते आते और अधिक ज़मीन का ज़रूरत महसूस हुआ, तो सरकार और निजी कंपनियों के द्वारा नई योजनाएं बनाई गई। 1864 में मालाबार हिल से कोलाबा के आखिरी छोर तक के पश्चिमी तट का विकसित करने का ठेका बैंक बेरिक लेमेसन कंपनी को मिला। यानी कि जिस तरह से पहले किया गया था, जिस तरह से विलियम हॉर्नवी के द्वारा कि एक विशाल तट को बना के और दीवार बना दिया जाए वहाँ पर, ताकि वहाँ पर लोग रह सके, वहाँ पानी ना आ सके। उसी तरह से 1864 में भी मालाबार हिल से कोलाबा की आखिरी छोर तक पश्चिमी तट विकसित करने का ठेका बेरिक लेमेसन कंपनी को मिला था कि तट को विकसित किया जाए, यानी कि तट से पानी हटा के वहाँ पर दीवार खड़ा किया जाए ताकि वहाँ पर लोग रह सकें। 20वीं शताब्दी के आने तक जिस प्रकार आबादी तेज़ी से बढ़ी, अधिक से अधिक ज़मीन को घेर लिया गया और समुद्री ज़मीन को विकसित किया जाने लगा। यानी कि जिस ज़मीन पे समुद्र है, अब बाकी जगह तो है ही नहीं ज़मीन, तो वहाँ पर आप रहेंगे कैसे। तो अब समुद्र जिस साइड है उसी साइड दीवार खड़ा करके उसको घेराबंदी करके ज़मीन को घेर लिया गया और समुद्री ज़मीन को विकसित किया गया। भूमि विकास, दलदली भूमि विकास क्या है देखते हैं। दलदली अथवा डूबी हुई ज़मीन को रहने या खेती करने या अन्य कामों के योग में बनाना। यानी कि जो भूमि डूबा हुआ है, या तो दलदली भूमि है या डूबा हुआ भूमि है, मतलब समुद्र के पानी से डूबा हुआ है, जो भी है उसको अपने काम में लेना, उसको काम के योग्य बनाना। अब इसमें आप खेती भी कर सकते हैं या वहाँ पर रहने योग्य बनाना, जैसे भी हो, ज़मीन को रहने या खेती करने योग्य बनाना, जो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं भूमि विकास। एक सफल भूमि विकास परियोजना बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के अंतर्गत शुरू की गई।
ट्रस्ट ने 1914 से 1918 के बीच एक सूखी गोदी का निर्माण किया और उसकी खुदाई से जो मिट्टी निकली उसका इस्तेमाल करके 22 एकड़ का बालाड एस्टेट बना डाला। तो इसमें क्या लिखा है कि एक ट्रस्ट जो था कि 1914 से 18 के बीच एक सूखी गोदी का निर्माण किया और उसकी खुदाई से जो मिट्टी निकला उसका इस्तेमाल 22 एकड़ का बालाड एसेट बना डाला। इसके बाद मशहूर मरीन ड्राइव बनाया गया। बम्बई में आने वाले अप्रवासियों और उनके दैनिक जीवन में कठिनाई जिसका सामना आम आदमी को करना पड़ता है, निष्कर्षतः शहर के अंतर्विरोध के बावजूद शहर ऐसे लोगों को हमेशा आकर्षित करती है जो स्वतंत्र और नए अवसर की तलाश करते हैं, जिससे इन शहरों को सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता मिलती है। तो यानी कि बताया जा रहा है कि इतना परेशानी होने के बावजूद भी यह शहर लोगों को आकर्षित करता है। मरीन ड्राइव बनाया गया है और इस तरह की चीज़ जिसके कारण यह शहर लोगों को अभी भी आकर्षित करता है। सिंगापुर का शहर देखते हैं। ये यहाँ पर दिखाया गया फ़ोटो में मरीन ड्राइव बम्बई का प्रसिद्ध स्थान 20वीं शताब्दी में समुद्री ज़मीन को विकसित करके बनाया गया। यह भी ज़मीन क्या किया गया है कि समुद्री ज़मीन को विकसित करके, यानी जो अभी हम लोग भूमि विकास पढ़ रहे थे उसी की तरह इसको बनाया गया है। सिंगापुर शहर का विकास। अब शायद ये बहुत लंबा वीडियो हो गया है तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।